ड्रामा की स्टार्टिंग सून यान की प्रोबेशन पीरियड मेडिकल रिपोर्ट से होती है। उसकी महिला सुपीरियर रिपोर्ट हाथ में लेकर सबके सामने बताती है कि सून यान सिर्फ 22 साल की है और शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो सून यान के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए कहती है कि देखने में तो वो बहुत सीधी साधार और ईमानदार लगती है, लेकिन कौन जानता था कि असल में वो कैसी लड़की है। उसके कारण कंपनी का माहौल खराब होने की बात कहकर उसे लू ग्रुप में रहने के लायक नहीं माना जाता। आखिर में सून यान को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। इससे पहले सून यान एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू चेन स्याओ के पास गई थी। वो दरवाजे के पास खड़े होकर कई बार उसे मिस्टर लू कहकर बुलाती है और डॉक्यूमेंट देने के लिए आगे बढ़ती है। लू की हालत उस समय ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए सून यान उससे पूछती है कि क्या उसकी तबीयत खराब है। लू उसे अपने करीब आने से रोकते हुए कहता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन अगले ही पल सून यान गलती से उसके पास पहुंचकर उसे छू लेती है। लू को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतने वर्षों से कोई भी महिला उसे छू नहीं पाई थी। सून यान तुरंत माफी मांगकर वहां से जाने लगती है। तभी लू उसे रोककर बताता है कि उसने गलत वाइन पी ली है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और फिलहाल केवल सून यान ही उसकी मदद कर सकती है। वो स्थिति को लाइफ एंड डेथ का मामला बताते हुए कहता है कि इसके बदले सून यान को जो भी चाहिए वो मांग सकती है। सून यान को तुरंत ग्रैंडमा की हॉस्पिटल फीस याद आती है, जिसमें अभी 30,000 कम पड़ रहे हैं। अपनी मजबूरी के कारण वह लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और बदले में अपनी ज़रूरत उसके सामने रखती है। कुछ समय बाद वह लू से कहती है कि अब उसे वापस काम पर जाना होगा और वहाँ से चली जाती है। सून यान के जाने के बाद लू के सामने शादी के लिए चुनी गई लड़कियों की जानकारी रखी जाती है। ओल्ड मैडम लू बताती हैं कि उन्होंने बहुत ध्यान से उसके लिए पोटेंशियल पार्टनर्स की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। वहीं मौजूद लोग लू की पुरानी प्रॉब्लम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसे बचपन से फिजिकल कांटेक्ट का डर है। वो किसी भी महिला को अपने करीब नहीं आने देता और किसी के छूने पर उसकी हालत बिगड़ जाती है। इस बार लू ने गलती से जो ड्रिंक पी थी उसके कारण सिचुएशन अलग हो गई। परिवार को लगता है कि शायद वही घटना लू को अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद कर सकती है। तभी सबको पता चलता है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट की एक छोटी सी इंटर्न उसे छू पाई थी। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार कोई महिला लू के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर सकी थी। ओल्ड मैडम लू को तुरंत ग्रैंडसन मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ लू खुद सोचता है कि क्या सून यान सच में बाकी महिलाओं से अलग है या फिर उस रात जो हुआ वो केवल एक एक्सीडेंट था। इसका जवाब जानने के लिए वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट चलने को कहता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सून यान पहले से एक और प्रॉब्लम में फंसी हुई होती है। डिपार्टमेंट डायरेक्टर यान सुए उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने केवल एक डॉक्यूमेंट पहुंचाने को कहा था, लेकिन सून यान को उसमें 2 घंटे लग गए। यान सुए उसके काम को बेकार बताते हुए कहती है कि अब उसे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपना सामान लेकर निकल जाए। सून यान समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर देर नहीं की। वो यान सुए से एक और मौका मांगते हुए कहती है कि उसे इस जॉब और पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन यान सुए उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाकर कहती है कि कंपनी कोई चैरिटी नहीं है। अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो खुद कोई रास्ता ढूंढे। वो सून यान को अपना समय बर्बाद करना बंद करके तुरंत बाहर निकलने का आदेश देती है। उसी समय लू वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही यान सुए अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वो केवल अपने सबॉर्डिनेट को मैनेज कर रही थी। लू शांत तरीके से जवाब देता है कि वो मैनेजमेंट और बुलिंग में फ़र्क अच्छी तरह समझता है। यान सुए डॉक्यूमेंट पहुंचाने में हुई देरी का बहाना दोहराती है, लेकिन लू कहता है कि किसी एम्प्लॉय को इंसल्ट करने के लिए इस बात को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया जा सकता। वो साफ कहता है कि लू ग्रुप ने यान सुए को डिज़ाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टर काम संभालने के लिए बनाया था, न कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद यान सुए को उसकी पोजीशन से डिमोट कर दिया जाता है और उस महीने का परफॉर्मेंस बोनस भी 0 कर दिया जाता है। यान सुए बार बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को उस दिन जल्दी घर जाकर आराम करने की परमिशन दे देता है। बाकी एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद लू शून यान के सामने आकर उससे पूछता है कि क्या वो एक बार फिर उसे छू सकती है। शून यान पहले से घबराई हुई है। वो सोचती है कि दोपहर में परमानेंट पोजीशन मिलने के बाद शाम को डायरेक्टर से उसका झगड़ा देखकर शायद लू अपना डिसीजन बदल देगा। वो डरते हुए पूछती है कि क्या लू उसे फायर करने वाला है।
लू उससे पूछता है कि उसने कब कहा कि वो उसे निकाल रहा है। इसके बाद वो शूनियन को दोबारा अपने करीब आने देता है। शूनियन के छूने पर भी लू को कोई स्नीज या दूसरी फिजिकल रिएक्शन नहीं होती। अब उसे यकीन होने लगता है कि शूनियन सच में बाकी लोगों से अलग है। थोड़ी देर बाद शूनियन के लिए साफ कपड़े लाए जाते हैं। वो धन्यवाद देती है तो स्टाफ बताता है कि उसे लू को धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि कपड़ों की व्यवस्था उसी के आदेश पर हुई है। इतने वर्षों में शूनियन पहली व्यक्ति है जिसे लू ने खुद को छूने दिया है। शूनियन लू को बीजिंग का सबसे पावरफुल और ऊंचे पोजीशन वाला आदमी मानती है। उसे लगता है कि शायद वो केवल अपने एम्प्लॉय की केयर करने के कारण ये सब कर रहा है। वो लू को धन्यवाद देकर जाने लगती है, लेकिन लू दोपहर की घटना के लिए उसे कॉम्पेंसेट करने की बात करता है। साथ ही वो समझाता है कि लू ग्रुप किसी एम्प्लॉय का बैकग्राउंड नहीं देखता, केवल उसकी एबिलिटी देखता है। इसलिए उसे यान शुए की कही हुई बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। शूनियन उसकी बात याद रखने का वादा करती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि पेनिनसुला होटल का एक्विजिशन पूरा करने के लिए लू को पर्सनली वहां जाना होगा। लू शूनियन को उस दिन आराम करने के लिए कहकर होटल के काम के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद शूनियन अपने अकाउंट में आए 3 मिलियन देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ये वही कॉम्पनसेशन है जिसके बारे में लू बात कर रहा था। तभी ग्रैंडमा का फ़ोन आता है। ग्रैंडमा प्यार से उसे न्यानन कहकर पूछती हैं कि काम करके वो बहुत थक तो नहीं गई। फिर वो बताती हैं कि डॉक्टर एक बार फिर हॉस्पिटल फीस जमा करने के लिए कह रहा है। शूनियन अपनी परेशानी छिपाकर जवाब देती है कि वो बिल्कुल नहीं थकी। उसके सुपीरियर्स और कॉलीग्स उसके साथ बहुत अच्छे हैं। वो ग्रैंडमा को भरोसा देती है कि ऑफिशियल एम्प्लॉय बनते ही वो जल्दी बाकी हॉस्पिटल फीस भी जमा कर देगी। ग्रैंडमा खुद को बेकार और शूनियन पर बोझ बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो उनका इलाज बंद कर देना चाहिए। ये सुनते ही शूनियन उन्हें ऐसी बात दोबारा न कहने को कहती है। वो याद दिलाती है कि मॉम और डैड के गुजरने के बाद ग्रैंडमा ने ही उसे पालकर बड़ा किया था, इसलिए चाहे जो हो जाए वो उनकी बीमारी ज़रूर ठीक करवाएगी। फ़ोन रखने के बाद शूनियन सोचती है कि ग्रैंडमा का इलाज अब और डिले नहीं किया जा सकता। वो लू से मिले पैसे से हॉस्पिटल बिल भरने का फैसला करती है। साथ ही वो एक और पार्ट टाइम जॉब करने की सोचती है ताकि बाद में लू का पैसा धीरे धीरे वापस कर सके। पैसों की ज़रूरत के कारण शूनियन रात को पेनिनसुला होटल में पार्ट टाइम वेटर का काम करने पहुंच जाती है। होटल मैनेजर उसे बताता है कि उस रात प्राइवेट रूम में एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। वो शूनियन को अलर्ट रहने और अच्छी सर्विस देने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर के लिए केवल नॉर्मल सर्विस काफ़ी नहीं है। वह शूनियन से प्राइवेट रूम में जाकर क्लाइंट के साथ कुछ ड्रिंक्स लेने और उससे बातें करने को कहता है। उसका कहना है कि अगर बड़ा क्लाइंट खुश हो गया तो शूनियन को सैलरी से कहीं ज़्यादा सर्विस फी मिल सकती है। शूनियन साफ शब्दों में बताती है कि वह यहाँ केवल पार्ट टाइम वेटर है। क्लाइंट के साथ बैठकर ड्रिंक्स करना उसके काम का हिस्सा नहीं है। मैनेजर उसकी पैसों की मजबूरी याद दिलाते हुए कहता है कि वह तो उसे ज़्यादा कमाने का मौका दे रहा है। फिर वह पूछता है कि शूनियन को यह मौका चाहिए या नहीं। शूनियन उसके ऑफ़र के लिए धन्यवाद ज़रूर कहती है, लेकिन इसे करने से स्पष्ट मना कर देती है। एक मामूली पार्ट टाइम वेटर को अपना आदेश मानने से इनकार करते देख मैनेजर का गुस्सा बढ़ जाता है। वह शूनियन को धमकाते हुए कहता है कि आज वह उसे इस जगह के रूल्स समझा कर रहेगा। मैनेजर शूनियन पर दबाव बना ही रहा होता है कि लू वहां पहुंच जाता है। उसे सामने देखकर शूनियन हैरान हो जाती है। मैनेजर अभी तक लू की असली पहचान नहीं जानता, इसलिए वह खुद को होटल का लॉबी मैनेजर बताकर कहता है कि वेटर्स को कैसे मैनेज करना है, इससे किसी आउटसाइडर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लू उसकी बात सुनकर मान लेता है कि किसी और के होटल में इंटरफियर करना उसका अधिकार नहीं होता। फिर उसका असिस्टेंट मैनेजर के सामने एक डॉक्यूमेंट रख देता है। वह पेनिनसुला होटल का प्रॉपर्टी एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो 5 मिनट पहले ही इफेक्टिव हुआ था। असिस्टेंट साफ करता है कि ये पूरी बिल्डिंग और मैनेजर के पैरों के नीचे की हर टाइल अब लू ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा आदमी बीजिंग के लू ग्रुप का हेड लू चेनस्याओ है। वह तुरंत माफ़ी मांगकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि लू इस वेटर को जानता है। शूनियन को डर है कि पार्ट टाइम जॉब वाली बात कंपनी में उसकी इमेज खराब कर सकती है, इसलिए वह कह देती है कि वह और लू एक दूसरे को नहीं जानते। मैनेजर भी तुरंत उसकी बात पकड़कर कहता है
कि लू जैसे आदमी का होटल की पार्ट टाइम वेटर से कोई संबंध कैसे हो सकता है। लेकिन लू शूनयान से अपने संबंध पर सफाई देने के बजाय मैनेजर के काम की जांच का आदेश देता है। वह असिस्टेंट से पता लगाने को कहता है कि क्या मैनेजर ने दूसरे एम्प्लॉयज से भी उनके जॉब स्कोप से बाहर के काम करवाए हैं या उनकी सैलरीज काटी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसे तुरंत डिसमिस करके उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। मैनेजर घुटनों पर आकर माफी मांगता है और लू से नरमी दिखाने की विनती करता है, लेकिन लू उसे उसी रात अपना सामान पैक करके बीजिंग से गायब हो जाने का आदेश देता है। शूनयान वहां से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन लू उसे पीछे से रुकने के लिए कहता है। शूनयान पलटकर बहुत फॉर्मल तरीके से पूछती है कि क्या मिस्टर लू को उससे कुछ और चाहिए। लू उसकी बदली हुई टोन देखकर पूछता है कि दिन में मिलने के बाद वह रात को उसे पहचानने से क्यों मना कर रही थी। शूनयान समझाती है कि कंपनी में लू ने उसकी मदद की थी और वह इसके लिए थैंकफुल है, लेकिन उस मदद के अलावा उन दोनों के बीच किसी भी तरह का दूसरा कनेक्शन नहीं है। लू को उसकी इतनी जल्दी दूरी बनाने की कोशिश पसंद नहीं आती। वो पूछता है कि शून्यन उससे सारे संबंध खत्म करने की इतनी जल्दी में क्यों है। फिर वो उसके पार्ट टाइम जॉब करने का कारण पूछता है। शून्यन केवल इतना बताती है कि उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसे पैसों की ज़रूरत है। लू उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही उसे काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र कर चुका है। शून्यन जवाब देती है कि वो उस रकम को धीरे धीरे वापस कर देगी, लेकिन लू फिर साफ कर देता है कि वो पैसा कॉम्पनसेशन था, कोई लोन नहीं, इसलिए उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। शून्यन उसका धन्यवाद करके दूसरे प्राइवेट रूम में सर्विस देने जाने लगती है। लू उसे फिर रोकता है और एक बड़ी सर्विस फ़ी उसके हाथ में रख देता है। वो कहता है कि यह पैसा उसके काम का अधिकार है। अब उस रात की उसकी पार्ट टाइम शिफ्ट खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। शून्यन को घर भेजने के बाद लू अपने असिस्टेंट के साथ कार में निकलता है। शून्यन की पैसों वाली मजबूरी अभी भी उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो अगले दिन से लू ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज़ की बेस सैलरी 5,000 बढ़ाने का आदेश दे देता है। असिस्टेंट उसका अचानक इतना जेनरस होना देखकर मजाक करने लगता है। वो पूछता है कि क्या ये फैसला भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट की उसी इनोसेंट लड़की के कारण लिया गया है। असिस्टेंट उन शॉर्ट ड्रामास का जिक्र करता है जिनमें डोमिनियरिंग सीईओ किसी फीमेल एम्प्लॉय से प्यार होने के बाद उसके लिए पूरी कंपनी के रूल्स बदल देता है। नू उसे ब्रेनलेस शॉर्ट ड्रामास देखना बंद करने और कार चलाने पर ध्यान देने को कहता है। असिस्टेंट फिर बताता है कि ओल्ड मैडम लू की तरफ से खबर आई है कि उनकी कंडीशन खराब हो गई है, इसलिए लू को अगले दिन वहां जाना पड़ेगा। ये सुनकर लू उनसे मिलने के समय के बारे में पूछता है। ओल्ड मैडम लू के पास पहुंचने के बाद लू बटरल्यू से उन्हें पुराने मेंशन में वापस ले जाकर आराम करवाने को कहता है। वो खुद कंपनी वापस जाना चाहता है, लेकिन ओल्ड मैडम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो शिकायत करती हैं कि लू इस बार भी अपने साथ गर्लफ्रेंड लेकर नहीं आया। लू उन्हें खुद चलने देने और उसे पुश न करने के लिए कहता है। बटलर भी ओल्ड मैडम को शांत रहने की सलाह देता है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओल्ड मैडम तुरंत अपने हाई ब्लड प्रेशर का पूरा दोष लू पर डाल देती हैं। वो कहती हैं कि उनका बेटा लगभग 30 साल का हो चुका है, फिर भी किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही चलता रिगार्ड तो लू फैमिली की ब्लड लाइन उसी के साथ खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो सांस ना आने और विंटर तक जिंदा न रहने का नाटक शुरू कर देती हैं। लू सच में परेशान होकर पूछता है कि उनकी तबीयत कहाँ खराब है और तुरंत स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ओल्ड मैडम कहती हैं कि उन्हें केवल ग्रैंडसन चाहिए। ग्रैंडसन मिलते ही उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और वो व्हील चेयर से उठकर एरोबिक्स तक करने लगेंगी। लू उनकी चाल समझकर बटलर लियू से उन्हें कार तक छोड़ने को कहता है। ओल्ड मैडम जाने से इनकार करते हुए धमकी देती हैं कि अगर उन्हें ग्रैंडसन नहीं मिला तो वो लू का नाम फैमिली ट्री से काट देंगी। लू उनकी बात का जवाब दिए बिना सीधे कंपनी वापस चलने को कह देता है। कंपनी लौटते समय लू के मन में केवल शून्यन चल रही होती है। वो चुपचाप सोचता है कि उसके बाहर रहने के दौरान शून्यन कैसी रही होगी और इस समय कंपनी में उसके साथ क्या हो रहा होगा। उधर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में यान शुए एक बार फिर शून्यन के सामने खड़ी होती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगले दिन उसकी प्रमोशन होने वाली थी, लेकिन अब उसके जैसी खराब कैरेक्टर वाली लड़की कंपनी में रहने के लायक नहीं है। शून्यन उसका सामना करते हुए कहती है कि उसने पूरे महीने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है।
उसकी पर्सनल मेडिकल कंडीशन ने उसके काम को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, लेकिन यान शुए प्रेगनेंसी को लेकर उसे नीचा दिखाती है। वो कहती है कि कौन जानता है, आगे चलकर शूनियन इसी हालत का बहाना बनाकर कंपनी में काम से बचने लगे। यान शुए उसी दिन उसे बाहर निकालने का आदेश देती है। बाकी एम्प्लॉयज़ में से एक डरते हुए कहता है कि अगर लू को शूनियन की डिसमिसल का पता चला तो वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से सवाल कर सकता है। यान शू पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि लू विदेश में है और फिलहाल डिपार्टमेंट में उसी का फैसला चलेगा। वो बाकी लोगों को शूनियन को बाहर घसीटने का आदेश देती है। जब कोई आगे नहीं आता तो यान शुए खुद उसे पकड़ने बढ़ती है। उसी समय लू की आवाज़ आती है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। लू को अचानक सामने देखकर यान शुए के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि लू विदेश से कब वापस आया। लू पुरानी घटना याद दिलाकर पूछता है कि क्या वो फिर मैनेजमेंट का बहाना बनाकर अपने सबऑर्डिनेट को बली कर रही है। यानशू कंपनी के भले की बात करते हुए शूनियन को प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर वाली एम्प्लॉय बताती है। लू उसे सीधे पूछता है कि लू ग्रुप में आखिरी डिसीजन उसका होगा या यानशू का। यानशू तुरंत पीछे हटकर कहती है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन लू कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर सैलरी सेटल करने को कहता है। लू साफ बोलता है कि कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नीचे वालों को बुली करे और ऊपर वालों की चापलूसी करे। यानशू एक और चांस मांगती रहती है। इसी बीच वहाँ मौजूद लोग नोटिस करते हैं कि लू शूनियन को बिना किसी परेशानी के छू सकता है। इसके बाद लू पूरे इंडस्ट्री में यानशू की ब्लैकलिस्ट जारी करने का आदेश दे देता है। वो कहता है कि जो भी कंपनी उसे हायर करेगी उसे लू ग्रुप के खिलाफ माना जाएगा। जाते जाते यानशू शूनियन को धमकी देती है कि वो उसे इस सब की कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। इस पूरे विवाद के बीच लू को शूनियन की प्रेगनेंसी की बात पता चलती है। वो हैरान होकर बच्चे के बारे में सोचता है। लू की अपनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उसके लिए बच्चा होना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन शूनियन न केवल उसे छू सकती है बल्कि अब प्रेग्नेंट भी है। इसलिए लू सोचने लगता है कि क्या यह बच्चा सच में उसका हो सकता है। फिलहाल वो सबके सामने साफ कर देता है कि लू ग्रुप किसी एम्प्लॉय को केवल प्रेग्नेंट होने के कारण फायर नहीं करेगा। वो अपने पुराने वादे के अनुसार शूनियन की प्रमोशन और ट्रांसफ़र जारी रखता है। साथ ही उसे मन लगाकर काम करने और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को कहता है। शूनियन उसका धन्यवाद करती है। उसके जाने के बाद लू असिस्टेंट को शूनियन की पूरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देता है। उसे उसी दिन सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, खास तौर पर उसके गर्भ में मौजूद बच्चे से जुड़ी जानकारी। ग्रैंडमा की सर्जरी पूरी हो चुकी होती है। डॉक्टर शूनियन को बताता है कि हॉस्पिटल फीस समय पर जमा होने के कारण ऑपरेशन बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हो गया, लेकिन डिस्चार्ज के बाद ग्रैंडमा को मेडिसिन समय पर लेनी होगी और ठंड से बचकर रहना होगा, वरना उनकी बीमारी दोबारा बढ़ सकती है। शूनियन डॉक्टर को धन्यवाद देकर ग्रैंडमा को घर ले जाने लगती है। तभी ग्रैंडमा उससे पूछती हैं कि हॉस्पिटल और सर्जरी में इतना पैसा लगा है तो उसने ये रकम कहाँ से जुटाई। शूनियन अपनी असली सिचुएशन छिपाकर कहती है कि उसके बॉस ने सैलरी एडवांस दे दी थी। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। वो उसके बॉस को अच्छा इंसान बताते हुए कहती हैं कि वो शूनियन का कितना ख्याल रखता है। शूनियन मन ही मन सोचती है कि उसका बॉस बीजिंग का सबसे अमीर आदमी है। इतना पावरफुल व्यक्ति सच में उसकी परवाह क्यों करेगा। बाहर निकलते हुए शूनियन को याद आता है कि वो अम्ब्रेला लाना भूल गई है। मौसम खराब होने के कारण वो जल्दी टैक्सी लेकर घर जाने की बात करती है, लेकिन तभी अचानक पावर चली जाती है और अंधेरे के बीच ग्रैंडमा बेहोश होकर गिर जाती हैं। शूनियन घबराकर उन्हें बार बार आवाज़ देती है और जागने के लिए कहती है। उसे समझ नहीं आता कि इसी समय बिजली क्यों चली गई। ग्रैंडमा की हालत देखकर शूनियन आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो गई हैं और किसी तरह उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वो ग्रैंडमा को अपने पास संभाले रखती हैं और लगातार उन्हें होश में लाने की कोशिश करती रहती हैं। उसी मुश्किल समय में लू की कार वहां पहुंच जाती है। शूनियन उसे देखकर राहत महसूस करती है। लू ग्रैंडमा की ठंडी हालत देखकर कार की हीटिंग पूरी करने का आदेश देता है। शूनियन उसका धन्यवाद करके म्यूनिसिपल हॉस्पिटल चलने की विनती करती है, लेकिन लू बताता है कि म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और इमरजेंसी इक्विपमेंट इस स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है। वो कार को सेंट्रल
सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। शू नियन तुरंत वहाँ की फीस की चिंता करने लगती है। वो बताती है कि सेंट्रल हॉस्पिटल बहुत अच्छा ज़रूर है, लेकिन उसका खर्च वो अफोर्ड नहीं कर सकती। लू उसे चिंता न करने को कहता है। वो बताता है कि लू फैमिली सेंट्रल हॉस्पिटल की शेयर होल्डर है। शू नियन लू फैमिली की कंपनी में इंटर्न है, इसलिए उसे डायरेक्ट रिलेटिव की तरह ट्रीटमेंट मिल सकता है। शू नियन एक बार फिर लू को धन्यवाद देती है। अब लू को उसकी पूरी मजबूरी समझ आने लगती है। वो मन ही मन सोचता है कि शू नियन को इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा रकम ग्रैंडमा के इलाज के लिए चाहिए थी। हाल ही में ग्रेजुएट हुई एक यंग लड़की अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। ये सोचकर लू की नज़र में शू नियन के लिए कंसर्न और बढ़ जाता है। सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स तुरंत ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर लू और शू नियन को चिंता न करने के लिए कहता है। वो बताता है कि ग्रैंडमा की बीमारी पूरी तरह ट्रीट की जा सकती है और अब उनकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम संभालेगी। ये सुनकर शू नियन राहत की सांस लेती है और डॉक्टर को बार बार धन्यवाद देती है। लू भी उसके पास खड़ा रहता है। ग्रैंडमा को सही ट्रीटमेंट मिल जाने और हॉस्पिटल खर्च की प्रॉब्लम दूर होने के बाद लू सोचता है कि अब शू नियन को कम से कम ग्रैंडमा की बीमारी और मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर लगातार डर में नहीं रहना पड़ेगा। ग्रैंडमा की हालत स्टेबल होने के बाद शू नियन हॉस्पिटल से बाहर आती है। वो उस रात की सारी मदद के लिए लू को धन्यवाद देती है। बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, इसलिए वो अपना बस कार्ड दिखाकर बस से घर जाने की बात करती है। लू उसे बताता है कि आखिरी बस पहले ही निकल चुकी है। शू नियन तब टैक्सी लेने की बात करती है, लेकिन उसे तुरंत टैक्सी भी नहीं मिलती। वो कहती है कि उसे रास्ता पता है और वो पैदल घर चली जाएगी। बीजिंग उसे इतना बड़ा नहीं लगता और उसके हिसाब से घर थोड़ी ही दूरी पर है। लू जवाब देता है कि अगर वो पैदल गई तो घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। अगले दिन उसकी प्रमोशन और परफॉर्मेंस रिव्यू है। अगर वो लेट पहुंची या ठीक से काम करने की हालत में नहीं हुई तो लू उसकी प्रमोशन वीटो कर सकता है। इसके बाद लू उसे सीधे 2 ऑप्शंस देता है, या तो कार में बैठ जाए या फिर नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार रहे। जॉब खोने का नाम सुनते ही शू नियन तुरंत कार में बैठने के लिए मान जाती है। लू की कार शू नियन को उसके पुराने रेसिडेंशियल एरिया के बाहर छोड़ती है। आसपास की हालत देखकर लू पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी जगह रहती है। शू नियन बिना शिकायत किए बताती है कि यहाँ रेंट बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। वो कहती है कि उसे इस जगह की आदत हो चुकी है और उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। इसके बाद शू नियन कार से उतरकर लू को जल्दी घर जाने और आराम करने के लिए कहती है। वो उसे गुड नाइट कहकर बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। सूनियान को पता नहीं होता कि अंधेरे में यानसुए पहले से उसका इंतजार कर रही है। सूनियान के सामने आते ही यानसुए कहती है कि वो पूरी रात से यहीं बैठी है और आखिरकार सूनियान घर लौट आई। यानसुए अपनी नौकरी जाने और पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने का सारा दोष सूनियान पर डालती है। उसके अंदर पछतावा नहीं, केवल बदले की भावना होती है। वह सूनियान को धमकी देती है कि उसके कारण जो दर्द और ह्यूमिलिएशन उसे सहनी पड़ी है, उसका 10 गुना बदला वह सूनियान से लेकर रहेगी। दूसरी तरफ लू की कार अभी वहां से गई नहीं होती। लू बाहर की हालत पर ध्यान देता है। पूरे रास्ते पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड अनइवन है और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर कोई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम तक नहीं है। ये देखकर लू अगले दिन से पूरी कम्युनिटी की स्ट्रीट लाइट्स और रोड सरफेस रेनोवेट करवाने का आदेश देता है। साथ ही वह बिल्डिंग का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और आसपास की ग्रीनरी भी बेहतर करवाना चाहता है। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है कि यह एक पुरानी कम्युनिटी है, इसकी कोई खास कमर्शियल वैल्यू नहीं है और रेनोवेशन में इतना इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। फिर वह खुद ही समझ जाता है कि लू यह सब सूनियान की सेफ्टी के लिए कर रहा है। लू अपने डिसीजन को पर्सनल मानने से इनकार करता है। वह कहता है कि एम्प्लॉयज़ जहां रहते हैं वहां उनकी सेफ्टी भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि लू ग्रुप में 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उसने पहले कभी किसी एम्प्लॉय की बिल्डिंग के एक्सेस कंट्रोल या लिविंग एनवायरनमेंट पर पर्सनली ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान असिस्टेंट के पास सूनियन की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। वह तुरंत लू को रिपोर्ट दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सूनियन की जिंदगी में पहले कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रही। उसका कोई बॉयफ्रेंड या पास्ट रिलेशनशिप रिकॉर्ड भी नहीं मिला। यह इन्फॉर्मेशन लू के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे देती है। अगर सूनियान का पहले किसी दूसरे आदमी से कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो उसके गर्भ में मौजूद बच्चा केवल लू का ही हो सकता है। यह समझते ही लू का शक लगभग यकीन में बदल जाता है।
उधर बिल्डिंग के अंदर सूनियन यानसू से बचने की कोशिश में घायल होकर गिर चुकी होती है। यानस्यू घबराकर सफाई देती है कि वह केवल सूनियन को डराना चाहती थी। उसके अनुसार सूनियन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अपने आप नीचे गिर गई। लू वहां पहुंचकर सूनियान की हालत देखता है। वह यानसुए के किए को साफ तौर पर इंटेंशनल हार्म बताता है। इसके साथ ही कंपनी की दूसरी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन भी सामने रखी जाती है। यानस्यू पर फेक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करने और नौकरी के दौरान ब्रेवरी में शामिल होने का शक है। लू कहता है कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बैठकर अपने किए पर विचार करेगी। यानस्यू डरकर माफी मांगती है और वादा करती है कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन इस बार लू उसे कोई चांस नहीं देता। सिक्योरिटी उसे वहां से ले जाने लगती है और यानस्वे लगातार छोड़ देने की विनती करती रहती है। यानस्वे के जाते ही लू का पूरा ध्यान सूनियान पर चला जाता है। वह घायल सूनियान के पास बैठकर खुद को दोष देता है। उसे लगता है कि उसे सूनियान को अकेले बिल्डिंग में नहीं जाने देना चाहिए था। सूनियान बेहोशी और दर्द के बीच केवल अपने बच्चे को बचाने की विनती करती है। वो बार बार अपने बेबी के बारे में पूछती है। लू उसे संभालते हुए वादा करता है कि वह ना तो उनके बच्चे को और ना ही सूनियान को कोई नुकसान होने देगा। सूनियान की आंख खुलती है तो वह खुद को एक बेहद लग्जूरियस हॉस्पिटल रूम में पाती है। उसे वह कमरा हॉस्पिटल रूम से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल सूट जैसा लगता है। उसे याद नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंची और एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वह अभी भी सपना देख रही है। तभी सेंट्रल हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो उसके पास आते हैं। वो बताते हैं कि सूनियान और बेबी दोनों का डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। दोनों के सभी इंडिकेटर्स स्टेबल हैं, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद न्यूट्रिशन स्टाफ उसके लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड चिकन सूप लेकर आता है, जिसमें रेड डेट्स और गोजी बेरीज डाली गई हैं। उसे बताया जाता है कि आगे से उसकी पूरी डाइट और न्यूट्रिशन पर्सनली मैनेज की जाएगी। एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी सूनियान को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि पिछली रात सूनियान को बड़ा शॉक लगा था। अगर उसे इमोशंस, डर या स्लीप से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कभी भी काउंसलर से बात कर सकती है। स्टाफ ये भी बताता है कि लू ने पर्सनली आदेश दिया है कि सूनियान को खाने या इस्तेमाल की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आधे घंटे के अंदर उसके पास पहुंच जानी चाहिए। सूनियान को समझ आता है कि इतनी सारी अरेंजमेंट्स लू ने की हैं। फिर उसे बेहोश होने से पहले की बात याद आती है। उसने लू को कहते सुना था कि वो बच्चे की सच्चाई जान चुका है, लेकिन सूनियान के मन में एक नया डर पैदा हो जाता है। वो सोचती है कि बीजिंग का सबसे पावरफुल और ऊंचे स्टेटस वाला अडेप्टेशन क्या सच में एक इंटर्न के बच्चे को स्वीकार करेगा। उसे डर होता है कि शायद लू ये बच्चा नहीं चाहता और उसकी बात का मतलब था कि बच्चा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सूनियान तुरंत फैसला करती है कि चाहे जो हो जाए वो किसी को अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। तभी लू कमरे में आता है और सूनियन के पास बैठकर उसके पेट पर हाथ रखना चाहता है। सूनियन पहले घबरा जाती है, लेकिन लू शांत होकर कहता है कि वह केवल उनके बच्चे को महसूस करना चाहता है। मैं सूनियन को याद दिलाता है कि इतने वर्षों में वही अकेली महिला है जो उसे छू सकती है। यह बच्चा केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरी लू फैमिली के लिए बहुत मुश्किल से मिली हुई खुशी है। लू की बात सुनकर सूनियन को कुछ पल के लिए लगता है कि शायद वह बच्चे को स्वीकार करने वाला है, लेकिन अगले ही पल लू गंभीर होकर कहता है कि उसे एक बात समझनी होगी। लू फैमिली किसी इललेजिटिमेट चाइल्ड का अस्तित्व स्वीकार नहीं करेगी। सूनियन फिर उसकी बात का गलत अर्थ निकाल लेती है। उसे लगता है कि लू बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देगा और अभी दिखाई गई सारी जेंटलनेस केवल उसे शांत करने के लिए थी। वह लू से विनती करती है कि बच्चा इनोसेंट है। अगर लू उसे नहीं चाहता तो वह अकेले बच्चे को पाल लेगी। वह कभी लू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी और लू फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। सूनियन कहती है कि वह उसकी हर कंडीशन मानने को तैयार है, बस उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लू उसे रोककर अपनी पूरी बात सुनने के लिए कहता है। फिर वह दोहराता है कि लू फैमिली में इललेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा, इसलिए सूनियन को उससे शादी करनी होगी। वह उसके सामने एक प्री नप्शल एग्रीमेंट रख देता है। अग्रीमेंट पढ़कर सूनियन चौंक जाती है। मैरिज के बाद उसे हर महीने 5 मिलियन अलाउंस मिलना है। ग्रैंडमा के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस लू फैमिली उठाएगी और बच्चे के जन्म के बाद उसके लिए अलग एजुकेशन ट्रस्ट फंड भी बनाया जाएगा।
सूनियान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी लू फैमिली में हो सकती है, लेकिन लू के लिए एग्रीमेंट में लिखी सारी चीज़ें केवल बेसिक अरेंजमेंट्स हैं। वह शूनियन से कहता है कि उसे सिर्फ ये फैसला करना है कि वो साइन करेगी या नहीं। शूनियन सोचती है कि अगर वो लू से शादी कर लेती है तो ग्रैंडमा का इलाज हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, उसके बच्चे को भी कंप्लीट फैमिली और बेहतर जिंदगी मिल जाएगी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर वो लू के प्रपोजल और एग्रीमेंट पर गंभीरता से विचार करने लगती है। एग्रीमेंट पर फैसला होने के बाद लू सूनियन को अपने ब्रांड की नई सीजनल कलेक्शन दिखाने ले जाता है। स्टोर स्टाफ को साफ आदेश दिया जाता है कि वो उसकी फियांसे को कपड़े चुनने में पूरी मदद। महंगी ड्रेसेस को देखते हुए सूनियन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। पिछली बार उसने रोड साइड स्टॉल से केवल 60 युआन में ड्रेस खरीदी थी, इसलिए वह सोचती है कि यहाँ भी कोई सबसे सिंपल और सस्ती ड्रेस चुन लेगी। लेकिन जिस ड्रेस पर उसकी नज़र रुकती है, स्टाफ उसे इस सीज़न की लिमिटेड एडिशन आइटम बताता है, जिसकी पूरी दुनिया में केवल एक पीस है। उसकी कीमत 6 लाख सुनते ही सूनियन चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि रिच लोगों की दुनिया में हर चीज़ की कीमत हज़ारों और लाखों में होती है। लू उससे पूछता है कि क्या उसे ड्रेस पसंद है। सूनियन सच बताते हुए कहती है कि ड्रेस अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसे समझ नहीं आता कि लू बिना प्राइस की चिंता किए इतनी महंगी चीज़ कैसे खरीद सकता है। वह मन ही मन इसे शॉर्ट ड्रामाज में दिखाई जाने वाली डोमिनियरिंग सीईओ पावर से जोड़कर देखती है। लू उसकी परेशानी समझता है और स्टाफ से उसके लिए फ्लैट शूज़ लाने को कहता है ताकि प्रेगनेंसी में उसे चलने में तकलीफ ना हो। शूनियन कहती है कि वो ठीक है, लेकिन लू उसकी सुविधा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इसके बाद शूनियन और लू अपनी मैरिज ऑफिशियली रजिस्टर करवा लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद भी शूनियन को यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। वो खुद से पूछती है कि क्या वो सपना देख रही है। एक साधारण इंटर्न होकर उसने बीजिंग के रिचेस्ट मैन लू चेंजियाओ से शादी कर ली है। इसी दौरान प्रेगनेंसी के कारण उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। लू तुरंत उसे संभाल लेता है। शूनियन कहती है कि ये केवल नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम है और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लू उसे खुद चलने देने के बजाय अपने पास उठाकर ले जाने लगता है। शूनियन आसपास मौजूद लोगों को देखकर झिझकती है। वह लू से कहती है कि वे पब्लिक प्लेस में हैं और लोग उन्हें देखेंगे। लू बिना परेशान हुए जवाब देता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा है, इसमें छिपाने वाली क्या बात है। लोग देखना चाहते हैं तो देखने दे। अब मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है, इसलिए शूनियन संकोच के साथ पूछती है कि उसे आगे से लू को क्या बुलाना चाहिए। लू उससे पूछता है कि क्या उसे ये भी सिखाना पड़ेगा। शूनियन शर्माकर कोई जवाब नहीं दे पाती। लू जल्दी करने के बजाय उसे मिसेस लू कहकर बुलाता है। वह कहता है कि उनके सामने बहुत लंबा भविष्य पड़ा है, इसलिए उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। लू शूनियन को लू फैमिली के विशाल मैंशन में लेकर आता है। अंदर की लग्जरी देखकर शूनियन की आंखें खुली रह जाती हैं। उसने इतने बड़े विलास पहले केवल टेलीविजन पर देखे थे। हाउस स्टाफ लू के वापस आने की सूचना देता है। अंदर ओल्ड मैडम लू हमेशा की तरह अपना ड्रामा शुरू किए बैठी होती हैं। वह चेस्ट टाइटनेस की शिकायत करते हुए कहती हैं कि अगर उन्हें ग्रैंडसन ही नहीं मिलेगा तो उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। वह स्टाफ से रोप तक लाने को कहती हैं ताकि हॉल में ही अपनी जान दे सके। लू उन्हें मॉम कहकर रोकता है। तभी उनकी नज़र उसके साथ खड़ी शूनियन पर पड़ती है। हाउस स्टाफ इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि यह यंग मास्टर की न्यूली वेड वाइफ शूनियन है और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सूनियन बहुत नर्वस होती है। उसे लगता है कि लू फैमिली जैसी हाई क्लास फैमिली उसकी हम्बल बैकग्राउंड के कारण उसे डॉटर इन लॉ के रूप में पसंद नहीं करेगी। लेकिन ओल्ड मैडम का रिएक्शन उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। वो तुरंत व्हीलचेयर और अपनी सारी बीमारी भूलकर सूनियन के पास पहुंच जाती हैं। वो खुश होकर उसे अपनी प्यारी डॉटर इन लॉ और न्यानियन कहती हैं। ओल्ड मैडम फिर लू को डांटती हैं कि उसने बिना पहले बताए मैरिज सर्टिफिकेट तक ले लिया और उसके बाद सूनियन को घर लेकर आया। लेकिन उनकी नाराजगी भी खुशी के सामने ज्यादा देर नहीं टिकती। वो सूनियन को अपना वर्षों से संभाल कर रखा गया इंपीरियल ग्रीन जेडाइट सेट दे देती हैं। स्टाफ बताता है कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 30 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके बाद ओल्ड मैंशन और 10 डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल एस्टेट्स और विलास के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी सूनियन को दिए जाते हैं। ओल्ड मैडम एक स्विस बैंक का अनलिमिटेड फैमिली ट्रस्ट सप्लीमेंट्री कार्ड भी देती हैं। अब तक वो कार्ड केवल लू के पास था और सूनियन उसकी देती हैं।
दूसरी होल्डर बन जाती हैं। इतने पर भी ओल्ड मैडम की प्लानिंग समाप्त नहीं होती। वह बैक हिल की ज़मीन अप्रूव करवाकर अपने ग्रैंडसन के लिए गोल्फ कोर्स बनवाने का आदेश देती हैं। बीजिंग के सबर्ब्स में हॉर्स फार्म और टॉप इंटरनेशनल चाइल्ड केयर एक्सपर्ट की व्यवस्था भी अभी से शुरू कर देती हैं। उनका कहना है कि बच्चे की एजुकेशन और डेवलपमेंट का पूरा प्लान पहले ही तैयार होना चाहिए। शूनियान ये सब देखकर समझ नहीं पाती कि कुछ देर पहले व्हीलचेयर पर बैठी ओल्ड मैडम अचानक इतनी तेज़ी से कैसे चलने लगी। लू मजाक में बताता है कि ग्रैंडसन की खबर सुनते ही उनकी बैक पेन और चेस्ट टाइटनेस दोनों गायब हो गए। इतनी महंगी चीज़ें अपने पास रखना शूनियान को ठीक नहीं लगता। वह लू से इन्हें ओल्ड मैडम को वापस करने के लिए कहती है, लेकिन लू उसे समझाता है कि अब यह मैंशन उसका भी घर है। मैडम लू होने के नाते ये गिफ्ट्स और सुविधाएं उसी की हैं। उसी समय बटलर एक इनविटेशन लेकर आता है। चियाओ फैमिली ने उस रात एक हाई लेवल बैंक्वेट रखा है क्योंकि चियाओ फे ऑफिशियली चियाओ ग्रुप संभालने वाली है। चियाओ फैमिली इस आयोजन को बहुत महत्व दे रही है और चाहती है कि लू ज़रूर वहां आए। शूनियान नहीं चाहती कि उसकी वजह से लू अपना ज़रूरी बिजनेस इवेंट छोड़े। वह उससे कहती है कि वह अपना काम करने चला जाए और उसकी चिंता न करे, लेकिन लू तुरंत इनविटेशन डिक्लाइन करने का आदेश देता है। वह साफ कहता है कि आज शूनियान का इस घर में पहला दिन है, इसलिए वह डिनर उसी के साथ करेगा। सूनियन कहती है कि वो अपना खाना खुद बना सकती है। रैनमा के बीमार होने के बाद से घर का खाना वही बनाती रही है, इसलिए कुकिंग उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन लू उसे किचन में जाने की परमिशन नहीं देता। वो कहता है कि सूनियन को केवल डाइनिंग रूम में बैठकर उसका इंतजार करना है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना सज जाता है। बटलर शूनियन को बताता है कि लू की कुकिंग बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि ओल्ड मैडम को भी बहुत कम बार उसके हाथ का खाना खाने को मिलता है। इतने वर्षों में बटलर ने पहली बार लू को किसी के लिए इतनी तैयारी करते देखा है। टेबल पर रखी लोटस सीड पॉरेज भी खास शूनियन के लिए बनाई गई है। लू ने उसे उसकी मॉर्निंग सिकनेस कम करने के हिसाब से तैयार किया है। वो पॉरेज शूनियन को देते हुए सावधान करता है कि वो अभी गर्म है। लू शूनियन की पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसने इतने वर्षों तक बहुत बचत की और लगातार मेहनत करती रही। शायद उसे शांति से बैठकर प्रॉपर डिनर करने का मौका भी बहुत कम मिला होगा। वो शूनियन से खाना टेस्ट करके बताने को कहता है। शूनियन को खाना बहुत पसंद आता है। उसकी खुशी देखकर लू कह देता है कि अगर उसे इतना अच्छा लगा है तो वो आगे से हर दिन उसके लिए ऐसा ही खाना बनाएगा। डिनर के बाद हाउस स्टाफ शूनियन को बेडरूम दिखाने ले जाता है। स्टाफ बताता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सुविधा के लिए पूरे बेडरूम का टेम्परेचर लगातार 26 डिग्री पर सेट रहेगा। बेड, शीट्स और कमरे की बाकी चीज़ें भी ऐसे स्किन फ्रेंडली मटेरियल से बदली गई हैं जो प्रेग्नेंट वुमन के लिए कंफर्टेबल हों। शूनियन को अपने पजामाज याद आते हैं जो नीचे सूटकेस में रह गए हैं। वो उन्हें लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन स्टाफ उसे इंतज़ार करने को कहता है। वार्डरोब खोलकर दिखाया जाता है कि लू ने उसके एग्जैक्ट साइज़ के अनुसार अलग अलग सीजन्स और स्टाइल्स के पूरे कपड़े पहले ही तैयार करवा दिए हैं। ये देखकर शूनियन को फिर महसूस होता है कि लू ने उसके लिए केवल कपड़े ही नहीं बल्कि खाना, रहने की जगह और ट्रांसपोर्टेशन तक की हर ज़रूरत पहले से सोचकर अरेंज कर दी है। थोड़ी देर बाद लू उसी बेडरूम में आ जाता है। शूनियन उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अब उसे आराम करना है। लू उसे याद दिलाता है कि बटलर ने इसे केवल शूनियन का नहीं बल्कि उन दोनों का बेडरूम बताया था। शूनियन को तब समझ आता है कि मैरिज के बाद उन्हें हर रात एक ही रूम और एक ही बेड शेयर करना होगा। वो घबराकर अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाती। रात काफ़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन शूनियन अभी भी जाग रही होती है। लू पूछता है कि क्या रूम की लाइट बहुत ब्राइट है। शूनियन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये केवल उसका पहला दिन और पहली रात है, इसलिए उसे नए बेड की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगेगा। लू नए बेड और उसके ओनर की आदत को लेकर हल्के अंदाज में मजाक करता है। लू उसके करीब आकर डॉक्टर की एडवाइस का जिक्र करता है। वो कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच ज़्यादा टेंडरनेस और फिजिकल कांटेक्ट बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, इसलिए जूनियन को उसकी बाहों में आराम से सो जाना चाहिए। लू के करीब आने पर जूनियन को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। पहली बार उसे इस नए घर और नए रिलेशनशिप में घबराहट के बजाय सुरक्षा और शांति महसूस होने लगती है। अगली सुबह जूनियन उठने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है। जूनियन क्लॉक देखकर बताती है कि 7:30 बज चुके हैं और उसे कंपनी जाना है। लू बहुत आसानी से कहता है कि कंपनी उसी की है, इसलिए वो जूनियन को एक दिन लेट आने की परमिशन दे सकता है। लेकिन जूनियन इस स्पेशल ट्रीटमेंट को स्वीकार नहीं करती। वो कहती है कि अभी अभी उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए अब उसे पहले से भी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए।
वो लू को भी याद दिलाती है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट की मॉर्निंग मीटिंग उसी ने रखी है। लू को अपनी मीटिंग याद आती है और वो मान जाता है कि शू नियन सही कह रही है। दोनों ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद साथ कंपनी जाने का फैसला करते हैं। कंपनी की मीटिंग में लू डिजाइन डिपार्टमेंट के सामने लू ग्रुप का उस साल का एक की प्रोजेक्ट रखता है। वो पूछता है कि डिपार्टमेंट में कौन एम्प्लॉय अपनी इच्छा से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कोई भी तुरंत आगे नहीं आता। एम्प्लॉयज़ आपस में कहते हैं कि इसे संभालना बहुत बड़ा रिस्क है। सफल हुए तो प्रमोशन और सैलरी रेज मिल सकती है, लेकिन फेलियर हुआ तो पूरी कंपनी के सामने बेइज्जती होगी। ल्यू दोबारा पूछता है कि प्रोजेक्ट लीडर बनने के लिए कौन तैयार है। कुछ देर की चुप्पी के बाद सू नियन अपना हाथ उठाकर कहती है कि वह कोशिश करना चाहती है। ये सुनते ही कुछ एम्प्लॉयज़ उसकी एबिलिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। वे उसकी प्रेगनेंसी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर वह कुछ दिनों बाद सिक लीव पर चली गई तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। कोई उसके रूरल बैकग्राउंड का मजाक उड़ाकर कहता है कि यह प्रोजेक्ट अच्छे डिज़ाइन विजन की मांग करता है। अगर सू नियन के डिज़ाइन स्टैकी और आउटडेटेड निकले तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। बात केवल प्रोजेक्ट से आगे बढ़ जाती है और वही एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि सू नियन कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं ला सकती, इसलिए उसे ल्यू ग्रुप में रहना ही नहीं चाहिए। ल्यू आल्त होकर उनकी पूरी बात सुनता है। फिर वह पुष्टि करता है कि उन सबके हिसाब से सू नियन न केवल प्रोजेक्ट संभालने के लायक नहीं है, बल्कि कंपनी में रहने के लायक भी नहीं है। एम्प्लॉय सोचते हैं कि लू उनकी बात से एग्री कर रहा है, इसलिए वे खुशी से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन लू तुरंत लू ग्रुप एम्प्लॉयज़ हैंडबुक का आर्टिकल 15 सामने रख देता है। वह बताता है कि कंपनी में किसी कोल लेग पर पर्सनल अटैक करना और उसे इंसल्ट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मीटिंग रूम में कैमरे और रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, इसलिए अभी कही गई हर बात का प्रूफ भी है। इसके बाद वो प्रेगनेंसी के कारण फीमेल एम्प्लॉय को डिसमिस करने की उनकी मांग पर बात करता है। लू पूछता है कि क्या वे लू ग्रुप को प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को निकालने के लीगल केस और पब्लिक क्रिटिसिज्म दोनों में फंसाना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ अपनी बात बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लू अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो शू नियन के एक्चुअल रिकॉर्ड सामने रखता है। शू नियन ने पीकिंग यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोजीशन के साथ ग्रेजुएशन किया था। कंपनी ज्वाइन करने के बाद से वो हर मंथली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी फर्स्ट रही है। लू उन सभी से पूछता है कि उनमें से किसका रेज्यूमे शू नियन से बेहतर है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तब लू उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर सैलरी सेटल करने का आदेश देता है। वो साफ कहता है कि लू ग्रुप को ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं जिनके पास रियल टैलेंट नहीं है और जो केवल अपने केपेबल कॉलीग्स को फ्रेम करना जानते हैं। उन एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजने के बाद लू पूरे डिपार्टमेंट के सामने शू नियन को की प्रोजेक्ट का लीडर घोषित कर देता है और मीटिंग समाप्त कर देता है। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद लू शूनियन को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। वो रीज़न देता है कि प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक डिटेल्स पर दोनों को अलग से डिस्कशन करना है। ऑफिस पहुंचते ही शूनियन अपने इनिशियल प्रोजेक्ट आइडिया समझाने लगती है, लेकिन लू का ध्यान प्रोजेक्ट से ज़्यादा शूनियन पर होता है। वो पूछता है कि मीटिंग में एम्प्लॉयज़ ने उसके साथ जो व्यवहार किया उससे उसे बुरा तो नहीं लगा। शूनियन कहती है कि वो ठीक है, वैसे भी लू ने वही सबके सामने उसका साथ दे दिया था, इसलिए अब उसे किसी की बात की चिंता नहीं है। लू सोचता है कि जब यांश वे डिपार्टमेंट संभालती थी तब शूनियन ने शायद ऐसी कितनी ही बातें अकेले सहन की होंगी। वो शूनियन को भरोसा देता है कि अब से उसे अकेले सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ रहेगा। शूनियन उसकी बात सुनकर भावुक ज़रूर होती है, लेकिन फिर दोनों अपने काम की तरफ लौटते हैं। वो लू से कहती है कि अब उन्हें प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर बात करनी चाहिए। उनकी बातचीत के बीच असिस्टेंट लिन किसी को ऑफिस के बाहर रोकता हुआ दिखाई देता है। वह क्वियो फेई को समझाता है कि ये लू का प्राइवेट ऑफिस है और वह बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकती। क्वियो फे उसकी बात मानने के बजाय नाराज हो जाती है। वह कहती है कि वो और लू बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसे जाने से रोका जा सके। ये कहकर वह जबरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है। अंदर लू को शूनियन के करीब देखकर क्याओ फेई हैरान रह जाती है। उसे बचपन से पता है कि लू किसी भी महिला के साथ इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता। वो सोचती है कि क्या अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। च्याओ फे खुशी दिखाते हुए लू को छूने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट होते ही लू की हालत बिगड़ने लगती है। शू नियन तुरंत उसकी चिंता करते हुए पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। च्याओ फे को समझ नहीं आता कि इतने वर्षों से लू उसे भी छूने नहीं देता, लेकिन शू नियन उसके इतने करीब कैसे रह सकती है। वह गुस्से में शू नियन की पहचान पूछती है। फिर वह उसके डेस्क के पास खड़े होने और लू की चीज़ें छूने पर भी सवाल उठाती है। च्याओ फे दावा करती है कि लू को पसंद नहीं कि कोई उसका डेस्क डिस्टर्ब करे। वह शू नियन को मैनर्स न जानने वाली एम्प्लॉय बताकर कंपनी से निकालने की बात करने लगती है।
लू उसकी बातें सुनकर सीधा आदेश देता है कि वह अभी शू नियन से माफ़ी मांगे। चाओ फे हैरान होकर पूछती है कि वह एक मामूली एम्प्लॉय से माफ़ी क्यों मांगे। तब लू बिना कुछ छिपाए बताता है कि शू नियन उसकी न्यूली वेड वाइफ है, वह प्रेग्नेंट है और इस समय उसे किसी तरह का शॉक नहीं दिया जा सकता। लू दोबारा चाओ फे से माफ़ी मांगने को कहता है और चेतावनी देता है कि वह अपनी बात दूसरी बार दोहराना पसंद नहीं करता। चाओ फे को सबसे बड़ा शॉक शू नियान की प्रेगनेंसी से लगता है। वो समझ जाती है कि शू नियान लू के बच्चे की मां बनने वाली है। कोई और रास्ता ना देखकर वो अपनी गलती मानती है और शू नियान से माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद चाओ फे पिछली रात के बैंक्वेट की बात छेड़ती है। वो कहती है कि उसने पूरी रात लू का इंतज़ार किया था। लू जवाब देता है कि वो घर पर अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा था क्योंकि शू नियान की हेल्थ कमज़ोर है और उसे बाहर का खाना पसंद नहीं। ये सुनकर चाओ फे की जेलसी और बढ़ जाती है। वो कहती है कि वो बचपन से लू के साथ है, लेकिन उसे कभी लू के हाथ का खाना खाने को नहीं मिला। फिर वो लू को बताती है कि चाओ और लू फैमिलीज़ के बीच नया कॉपरेशन शुरू हो रहा है, इसलिए उसे कुछ समय लू ग्रुप के ऑफिस में रहकर काम करना पड़ सकता है। वो दिखावे के लिए कहती है कि इससे उसे शू नियन को बेहतर जानने का मौका मिलेगा। लू खुश होकर कहता है कि अगर चाओ फे और शू नियन दोस्त बन जाएं तो ये अच्छी बात होगी। फिर वो शू नियन से पूछता है कि उसे भूख लगी है या नहीं और उसे लंच पर साथ ले जाता है। लू और शू नियन के जाने के बाद चाओ फे का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो मन ही मन कहती है कि आज तक कोई उससे उसकी पसंद की चीज़ नहीं छीन पाया। वो शू नियन से फ्रेंडशिप करने का नाटक ज़रूर करेगी, लेकिन उसका असली इरादा लू को उससे दूर करना है। चाओ फे खुद को लू के लिए सबसे सूटेबल वुमन मानती है और फैसला करती है कि शू नियन को उसकी जगह ज़्यादा समय तक नहीं लेने देगी। अगली सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचकर चाओ फे फ्लोर की वीकली मेंटेनेंस कर रही क्लीनिंग आन से मिलती है। आन बताती है कि बाकी एम्प्लॉयज़ के आने से पहले वो फ्लोर पर वैक्स की एक लेयर लगाने वाली है। चाओ फे उससे अपने लिए 3 एक्स्ट्रा लेयर्स लगाने को कहती है। आन तुरंत इनकार करती है। वो समझाती है कि इतनी ज़्यादा वैक्स लगाने से फ्लोर आइस रिंग की तरह स्लिपरी हो जाएगा और कोई भी फिसल कर गिर सकता है। चाओ फे अपनी पहचान का दबाव बनाते हुए बताती है कि वह चियाओ ग्रुप की डॉटर है और लू चेन चियाओ के साथ बचपन से बड़ी हुई है। वह आंट को धमकी देती है कि अगर उसने आदेश नहीं माना तो अगले दिन से उसे काम पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी जॉब बचाने के लिए आंट मजबूरी में चियाओ फे की बात मान लेती है। कुछ देर बाद लू खुद शू नियन को कंपनी छोड़ने आता है। शू नियन कार से उतरते समय कहती है कि यह कंपनी के नीचे का एरिया है। अगर कलीग्स ने लू को रोज़ उसे छोड़ते देखा तो अननेसेसरी बातें होने लगेंगी। लू उसकी चिंता को महत्व नहीं देता। वह कहता है कि हस्बैंड का अपनी वाइफ को ऑफिस छोड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें लोगों से छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। शू नियन उससे बहस नहीं कर पाती और शर्माकर कहती है कि अब वह उससे बात नहीं करेगी। जल्दी में शू नियन अपना ब्रेकफास्ट कार में ही भूल जाती है। वह ऑफिस के अंदर पहुंचती है जहां क्यूओ फेई पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। क्यूओ फेई उसे बहुत प्यार से नियन नियन कहकर बुलाती है। वो कहती है कि लू चियाओ कोऑपरेशन के कारण आने वाले दिनों में दोनों का अक्सर मिलना होगा। अगर शुनियन को लू के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो उससे पूछ सकती है। अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए चियाफे बार बार कहती है कि वो और लू बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए लू की हैबिट्स और पर्सनालिटी को उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद लू खुद ब्रेकफास्ट लेकर शूनियन के पास पहुंच जाता है। शूनियन उसे ऑफिस में देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। लू बताता है कि उसने सुबह जल्दी उठकर ये ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाया था। कार में छूट जाने के कारण वो उसे पर्सनली देने आया है। शूनियन ब्रेकफास्ट लेकर वादा करती है कि आगे से वो इसे भूलने की गलती नहीं करेगी। लू फिर असिस्टेंट से पूछता है कि शूनियन का प्राइवेट ऑफिस तैयार हुआ या नहीं। असिस्टेंट बताता है कि ऑफिस लू के ऑफिस के ठीक बगल में बनाया गया है। वहाँ प्रेग्नेंट वुमन के लिए अर्गोनॉमिक चेयर, अलग रेस्ट एरिया और बाकी सभी ज़रूरी अमेनिटीज़ मौजूद हैं। हर चीज़ पहले ही टेस्ट भी की जा चुकी है। क्वियो फे ये सब सुनकर विरोध करती है। वो कहती है कि शूनियन को अलग ऑफिस देने से बाकी लोगों के लिए उसके साथ नॉर्मल तरीके से काम करना मुश्किल होगा। उसके हिसाब से ये साफ तौर पर स्पेशल ट्रीटमेंट और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अनफेयरनेस है। लू समझाता है कि शूनियन इस समय कंपनी का की प्रोजेक्ट संभाल रही है। उसे प्लान्स इंप्रूव करने और टीम कोऑर्डिनेशन इनके लिए क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया ऑफिशियल कंपनी बेनिफिट है, इसलिए इसमें कोई रूल नहीं टूट रहा। लू शूनियन को अपने साथ उसका नया ऑफिस दिखाने ले जाता है। उनके जाते ही कुयो फे कहती है कि वह शूनियन को इस तरह आसानी से नहीं जाने दे सकती।
कुछ देर बाद चाओ फे खुद उसी ज़रूरत से ज़्यादा वैक्स किए गए फ्लोर पर फिसल कर गिर जाती है। आसपास मौजूद एम्प्लॉयज़ उसे गिरते देखकर बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि चाओ फैमिली की बेटी होकर वह पब्लिक में इस तरह गिर गई, जबकि दूसरा कहता है कि वो उसकी जगह होता तो शर्म के कारण सिर भी ना उठाता। लोगों को ये बात भी अजीब लगती है कि बाकी फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चाओ फे ठीक सून यान के वर्क स्टेशन के पास ही गिरी। इसके बाद लू उसे अपने सामने बुलाता है। चाओ फे पूछती है कि लू ने उसे अचानक क्यों बुलाया। लू उसके सामने क्लीनिंग आंट के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग चला देता है। उसमें चाओ फे 3 एक्स्ट्रा लेयर्स वैक्स लगवाने और आंट को जॉब से निकलवाने की धमकी देती साफ सुनाई देती है। लू बताता है कि लू ग्रुप में एडवांस्ड ईगल आई सर्वेलेंस सिस्टम लगा है। अपनी ही कंपनी में ऐसे छोटे और डेंजरस ट्रिक्स खेलकर चाओ फे ने लू तथा पूरे लू ग्रुप को कम समझने की गलती की है। वो साफ करता है कि चाओ फैमिली को कोऑपरेशन का मौका केवल उनके पुराने बंद के सम्मान में दिया गया था, लेकिन अगर चाओ फे ने लू की आंखों के सामने शू नियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो पूरी चाओ फैमिली को खत्म कर देगा। लू उसे पूछता है कि क्या उसे बात समझ आ गई है। डरी हुई चाओ फे तुरंत मान जाती है और वादा करती है कि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। लू के सामने तो कियाओ फे माफ़ी मांग लेती है, लेकिन अकेले होते ही उसकी सोच फिर बदल जाती है। वो खुद से वादा करती है कि देर सवेर लू को ये बात माननी पड़ेगी कि उसके लिए सबसे सूटेबल वुमन सून यन नहीं बल्कि चाओ फे है। लू उसके हाथ से काम रोककर कहता है कि कंपनी की बातें अगले दिन भी की जा सकती हैं, फिलहाल उसे एक दूसरा ज़रूरी काम करना है। लू अचानक सून यन के पैरों के पास बैठ जाता है। सून यन घबराकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लू समझाता है कि प्रेगनेंसी में लोअर लिम्स पर नॉर्मल से लगभग 2 गुना बर्डन पड़ता है, जिससे स्वेलिंग और एडिमा हो सकता है। सून यन पूरे दिन ऑफिस में बैठी रही और काफ़ी चली भी है, इसलिए उसके लेग्स में डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है। वो एसेंशियल ऑयल से उसके पैरों की मसाज शुरू कर देता है। सून यन खुशबू पहचान कर समझती है कि लू को उसकी पसंदीदा सेंट तक याद है। वो सोचती है कि इतने काम और कॉन्ट्रैक्ट्स के बावजूद लू उसकी छोटी से छोटी परेशानी का ध्यान रखता है। मसाज के दौरान लू पूछता है कि क्या उससे दर्द हो रहा है। शूनियन पहले नहीं कहती है, लेकिन फिर मानती है कि थोड़ा दर्द हो रहा है। वह शर्माते हुए लू पर जानबूझकर उसे परेशान करने का आरोप लगाती है। शूनियन पैर पीछे खींचने लगती है, लेकिन लू उसे न हिलने को कहता है क्योंकि मसाज अभी पूरी नहीं हुई। कुछ देर बाद लू बहुत गंभीर होकर सून यान से अपने दिल की बात कहता है। उसे पहले लगता था कि वो पूरी जिंदगी किसी भी महिला के करीब नहीं जा पाएगा। फिर सून यान उसकी जिंदगी में आई और उसने पहली बार महसूस किया कि किसी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है। लू उसका साथ देने और उसे कंप्लीट फैमिली देने के लिए धन्यवाद करता है। सून यान चुपचाप लू की बात सुनती रहती है। इसके बाद सून यान हॉस्पिटल में ग्रांडमा से मिलने जाती हैं। ग्रांडमा सबसे पहले उसके बॉस का धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उसी की मदद से उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो बताती हैं कि इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और डॉक्टर के अनुसार जल्द ही डिस्चार्ज भी हो सकती हैं। ग्रांडमा की अब केवल एक इच्छा है, वो चाहती हैं कि सून यान को भी उसके बॉस जैसा कंसिडरेट और काइंड हस्बैंड मिले। सून यान कुछ समय से ग्रांडमा से अपनी मैरिज छिपा रही थी। वो समझाती है कि ग्रांडमा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कोई शौक नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब वो सच बताने का फैसला करती है। सून यान बताती है कि उसने अपने बॉस के साथ मैरिज रजिस्टर कर ली है। वो ये भी बताती है कि उसके गर्भ में उसी का बच्चा है। सच बताने के बाद वो डरते हुए पूछती है कि ग्रांडमा उसे दोष तो नहीं देंगी। ग्रांडमा नाराज़ होने के बजाय अपनी नियानियन के लिए बहुत खुश होती हैं। उन्हें राहत होती है कि सून यान को ज़िंदगी में अपना फैमिली और उसकी केयर करने वाला पार्टनर मिल गया है। फिर ग्रैंडमा नेक्स्ट वार्ड में रहने वाले एक एल्डरली पेशेंट के बारे में बताती हैं। उस पेशेंट को अल्जाइमर है। उसके बच्चे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और केयर गिवर के अलावा उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं है। ग्रैंडमा को उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। हॉस्पिटल में वही एल्डरली पेशेंट अकेले चलते हुए गिरने वाला होता है। जूनियन तुरंत उसे संभालकर सावधान रहने को कहती है। वो केवल एक ज़रूरतमंद बुजुर्ग की मदद कर रही होती है, लेकिन दूर खड़ी चाओफे पूरी बात को अलग नज़र से देखती है। चाओ फे शूनियन को एक ओल्डर मैन के बेहद करीब देखकर उसकी फ़ोटोज़ ले लेती है। उसे लगता है कि अब उसके हाथ शूनियन को लू से अलग करने का मजबूत मौका आ गया है। वह शूनियन पर दूसरे आदमी के साथ अफेयर करने का आरोप लगाती है। चाओ फे फैसला करती है कि वह तुरंत ये फ़ोटोज़ लू को दिखाकर शूनियन का असली चेहरा सामने लाएगी।
फोटोज लेकर चियाओ फे सीधे लू के पास पहुंचती है। लू उसे देखकर पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। चियाओ फे बताती है कि शू नियन उस दिन ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल गई थी। लू उसकी बात सुनते ही पिछली वार्निंग याद दिलाता है। वह साफ कहता है कि अगर क्वियो फे ने दोबारा शू नियन के खिलाफ कोई चाल चली तो वह उसके साथ नरमी नहीं करेगा। क्वियो फे कहती है कि इस बार वह कोई चाल नहीं चल रही, बल्कि लू को सच दिखाने आई है। वह फोटो सामने रखकर दावा करती है कि शू नियन उससे शादी करने के बाद भी हॉस्पिटल जाकर किसी ओल्डर मैन के साथ क्लोज कांटेक्ट कर रही है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वह लू से कहती है कि उसने पहले ही उसे शू नियन से दूर रहने की सलाह दी थी। चियाओ फे को पूरा विश्वास होता है कि फोटोज देखकर लू बहुत नाराज होगा और शू नियन के साथ उसका लू फोटोज देखकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। मां शू नियन उसे देखकर हैरान होकर पूछती है कि सब लोग एक साथ यहाँ कैसे आ गए। लू उसे याद दिलाता है कि उसने हॉस्पिटल से निकलते समय उसे लेने आने का वादा किया था। साथ ही वो चाओ फे को बिना बुलाए साथ आने वाला क्लाउन कह देता है, लेकिन ग्रैंडमा पूरी बात समझा देती हैं। वो बताती हैं कि एल्डरली पेशेंट गिरने वाला था और शू नियन ने केवल उसे सहारा दिया था। चाओ फे ग्रैंडमा पर शू नियन का पक्ष लेने का आरोप लगाती है और उनसे अपनी ग्रैंड डॉटर को ठीक से कंट्रोल करने को कहती है। तभी एल्डरली पेशेंट का केयर गिवर वहाँ पहुँचता है। वो बताता है कि पेशेंट को एल्जाइमर्स है और उसके मेडिसिन लेने के दौरान वो वार्ड से बाहर निकल गया था। केयर गिवर शू नियन को पेशेंट की देखभाल करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देता है। इससे चाओ फे का लगाया हुआ आरोप सबके सामने झूठा साबित हो जाता है। चाओ फे अपनी हरकत को गुड इंटेंशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन लू कहता है कि उसे उसकी काइंडनेस की ज़रूरत नहीं है। वो चाओ फे को आगे से लू मैंशन में आकर शू नियन और उसे परेशान करने से रोक देता है। चाओ फे के जाने के बाद ग्रैंडमा लू से बहुत गंभीर बात करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख शू नियन के लिए होता है, क्योंकि नियन ने बचपन से कभी आराम और खुशी के दिन नहीं देखे। अब वो लू की वाइफ बन गई है, इसलिए ग्रैंडमा की केवल एक रिक्वेस्ट है, वो शू नियन को आगे और दुख न दे। लू ग्रैंडमा को भरोसा देता है कि वो अब से हर सिचुएशन में शू नियन के साथ रहेगा। ग्रैंडमा दोनों को घर वापस जाने और रास्ते में सावधान रहने के लिए कहती हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए लू शू नियन को अपने पास खींच लेता है। शू नियन आसपास देखकर याद दिलाती है कि वे अभी हॉस्पिटल में हैं। लू कहता है कि उसने आधे दिन से उसे बाहों में नहीं लिया, इसलिए वह कुछ देर उसे ऐसे ही रहने दे। ग्रैंडमा के सामने लू ने हमेशा साथ रहने का जो वादा किया था, वह बात शू नियन के मन में रह जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने सच में दिल से कहा था कि अब से हर सिचुएशन में वह उसके साथ रहेगा। लू पलटकर पूछता है कि क्या उसने कभी शू नियन से झूठ बोला है। ये जवाब सुनकर शू नियन को उस पर भरोसा हो जाता है। वो कहती है कि घर जाने से पहले लू को उसके साथ एक और काम करना होगा। लू बिना सवाल किए मान जाता है और कहता है कि शू नियन के कहे बिना भी वह उसके साथ आता। शू नियन लू को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाती है। वो चाहती है कि उनके बेबी को महसूस हो कि मॉमी और डैडी दोनों हर कदम पर उसके साथ हैं। ये पहली बार है जब दोनों अपने बच्चे को देखने वाले हैं। शू नियन नोटिस करती है कि लू उससे भी ज़्यादा नर्वस है। वो उसे छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वो घबरा रहा है। लू तुरंत इनकार करता है, लेकिन उसके मन में ये मोमेंट $2 बिलियन डील नेगोशिएट करने से भी ज़्यादा नर्व रैकिंग होता है। डॉक्टर एग्जामिनेशन करके बताता है कि बेबी के सारे वाइटल साइंस नॉर्मल हैं। ये सुनकर लू बहुत इमोशनल हो जाता है। शू नियन मजाक में पूछती है कि क्या वो खुशी के कारण रोने वाला है। लू अपनी फीलिंग्स छिपाकर कहता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। अल्ट्रासाउंड इमेज अभी बहुत क्लियर नहीं होती। शू नियन को केवल ब्लर और छोटा सा ब्लैक डॉट दिखाई देता है। फिर भी लू बहुत ध्यान से इमेज देखकर कहता है कि बेबी की नोज शायद शू नियन जैसी है। शू नियन उसे याद दिलाती है कि अभी इमेज में कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा। लू स्टाफ से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की इमेज प्रिंट करने को कहता है। वो उसे फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस डेस्क पर रखना चाहता है। फिर वो बेडरूम के लिए भी एक कॉपी तैयार करने का आदेश देता है। उसका एक्साइटमेंट देखकर शू नियन मजाक में पूछती है कि क्या इमेज को टी शर्ट पर भी प्रिंट करवा दिया जाए ताकि लू उसे हर समय देखता रहे। एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद लू पूछता है कि घर जाकर शू नियन क्या खाना चाहती है। घर लौटते समय शू नियन कार में ही से हो जाती है। मैंशन पहुंचने के बाद लू उसे जगाए बिना अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाने लगता है। शू नियन की नींद खुलती है तो वो पूछती है कि क्या वे घर पहुंच गए। वह लू से कहती है कि वो खुद चल सकती है और उसे उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
लू उसे छेड़ते हुए बताता है कि वो पूरे रास्ते कार में उसके कंधे से लगकर सोई थी। इतना ही नहीं, कार से उतरते समय भी वो बार बार उसकी बाहों में सिमट रही थी। शून्यान शर्माकर पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया था। वह तुरंत अपनी बात से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे आराम से अपनी बाहों में लेकर मैंशन के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद लू शून्यान को अगले दिन होने वाले एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिसेप्शन के बारे में बताता है। ये बीजिंग की कुछ प्रोमिनेंट फैमिलीज का एनुअल इवेंट है, जहां हर फैमिली का हेड अपनी वाइफ के साथ आने वाला है। लू को भी वहां जाना ज़रूरी है। इवेंट की इम्पोर्टेंस समझकर शून्यान कहती है कि उसे ठीक से प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन लू उसे साथ ले जाने के पक्ष में नहीं है। वह कहता है कि असिस्टेंट लिन उसके साथ जा सकता है और बाकी सोशल एंगेजमेंट्स भी संभाल लेगा। शून्यान को केवल मैंशन में रहकर आराम करना चाहिए और लू के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए। शून्यान समझ जाती है कि लू उसे अपने सोशल सर्कल से दूर नहीं रखना चाहता, बल्कि प्रेगनेंसी के कारण उसकी हेल्थ और थकान को लेकर वरीड है। लू नहीं चाहता कि इतने बड़े रिसेप्शन में ज़्यादा देर खड़े रहने या लोगों से मिलने के कारण उसे परेशानी हो। इसके बावजूद दजूनिया रिसेप्शन में साथ जाने की इच्छा जताती है। वो कहती है कि वहाँ सभी फैमिली हेड्स अपनी वाइफ्स के साथ आएंगे और वो भी लू की वाइफ है। साथ ही वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। भले ही उसे वहाँ लू के बगल में चुपचाप खड़ा रहना पड़े, फिर भी वो चाहती है कि सबको पता चले कि लू अब अकेला नहीं है। लू उसकी बात सुनकर पूछता है कि वो रिसेप्शन में उसे सपोर्ट करने जाएगी या उसके लिए कोई नई प्रॉब्लम खड़ी करेगी। जूनिया तुरंत कहती है कि वो केवल उसका सपोर्ट बनना चाहती है। लू उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखता है। अगर शून्यन थक गई तो उसे तुरंत बताना होगा। अगर उसकी तबीयत थोड़ी भी खराब हुई तो दोनों उसी समय घर लौट जाएंगे। लू उसे किसी भी स्थिति में खुद को पुश न करने की हिदायत देता है। शून्यन सारी कंडीशंस मान लेती है। लू मुस्कुराकर कहता है कि अगले दिन वह पूरे बीजिंग को अपनी उस लिटिल वाइफ से मिलवाएगा, जिसे उसने इतने समय से सबकी नज़रों से छिपा कर रखा है। रिसेप्शन में चाओ फे अपने सोशल सर्कल की कुछ लड़कियों के साथ खड़ी होती है। इस साल पार्टी लू फैमिली होस्ट कर रही है, इसलिए सभी की नज़रें लू चेन शाओ पर हैं। एक लड़की कुयो फेई से पूछती है कि उसकी और लू की एंगेजमेंट आखिर कब होने वाली है। सबको लगता है कि चाओ और लू फैमिलीज के बीच पुराना संबंध है और चाओ फे तथा लू बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। दूसरी लड़की कहती है कि पूरे बीजिंग में उनके रिलेशनशिप की चर्चा होती है। उनके हिसाब से चाओ फे लगभग लू फैमिली की होने वाली मिस्ट्रेस है। चाओ फे दिखावे के लिए इन बातों को एग्जैजरेशन बताती है, फिर भी वह गर्व से कहती है कि वह और लू बचपन से साथ है। इसी कारण वह लू की पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स और उसकी पसंद नापसंद को बहुत अच्छी तरह जानती है। बाकी लड़कियों को उसकी बातों से यही लगता है कि लू से चाओ फे की एंगेजमेंट केवल समय की बात है। चाओ फे भी इस गलतफहमी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं करती। तभी रिसेप्शन हॉल में लू की एंट्री होती है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। सूनियन उसकी बाह पकड़कर उसके साथ अंदर आती है। उन्हें साथ देखकर सभी गेस्ट के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। लोग पूछते हैं कि लू के साथ चल रही यह लड़की कौन है। सबको पता था कि लू बचपन से किसी महिला के साथ क्लोज फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस समय सूनियन बिना किसी प्रॉब्लम के उसके बेहद करीब खड़ी है। कुछ गेस्ट की नज़र सूनियन के नेकलेस पर जाती है। वे पहचानते हैं कि वह उस साल का हाई एंड कस्टम पीस है, जिसकी कीमत 8 फिगर्स में है और पूरे देश में केवल एक ही ऐसा नेकलेस मौजूद है। एक फैमिली हेड आगे आकर लू का स्वागत करता है। वो कहता है कि उसने पहले कभी लू को किसी वुमेन के साथ बैंक्वेट में आते नहीं देखा। इसके बाद वह शू नियन की पहचान पूछता है। लू सबके सामने बिना किसी हेजिटेशन के शू नियन का हाथ पकड़कर कहता है कि ये उसकी वाइफ शू नियन है। उसकी यह अनाउंसमेंट सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। लू की अनाउंसमेंट सुनकर वहां मौजूद सभी गेस्ट्स हैरान रह जाते हैं। डिनर शुरू होने पर लू का पूरा ध्यान शुएनियन पर रहता है। वेटर उसके सामने वाइन रखता है, लेकिन लू तुरंत ग्लास हटाकर उसकी जगह वार्म वाटर लाने का आदेश देता है। इसके बाद शुन्यान श्रिम्प लेने लगती है। लू उसे रोककर बताता है कि श्रिम्प कोल्ड नेचर्ड फूड है, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। शुन्यान उसकी बात मान लेती है। आसपास बैठे गेस्ट दोनों को देखकर मजाक करते हैं कि लू अपनी वाइफ को रिसेप्शन में लेकर नहीं आया, बल्कि सिंगल लोगों के सामने अपने रिलेशनशिप का प्रदर्शन करके उन्हें परेशान करने आया है। लू बिना शर्माए जवाब देता है कि शुन्यान की हेल्थ कुछ समय से अनयूजुअल है, इसलिए उसे उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ये सुनते ही गेस्ट समझ जाते हैं कि शुन्यान प्रेग्नेंट है।
अब उन्हें ये भी समझ आता है कि लू उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। चाओफे ये सब चुपचाप नहीं देख पाती। वो शुनियान को स्टेक काटते देखकर उसके नाइफ एंड फॉर्क इस्तेमाल करने के तरीके पर टिप्पणी करती है। वो कहती है कि स्टेक को छोटे पीसेस में काटा जाता है, लकड़ ई की तरह नहीं चीरते। फिर वो सूनयान के स्मॉल टाउन बैकग्राउंड का मजाक उड़ाती है। चाओफे कहती है कि शायद सूनयान को पहले वेस्टर्न डाइनिंग एटिकेट सीखने का मौका नहीं मिला। उसके साथ बैठी लड़कियां भी कहती हैं कि सूनयान पहले कभी ऐसे हाई क्लास इवेंट में नहीं आई होगी क्योंकि वो उनके सोशल सर्कल का हिस्सा नहीं है। उनकी बातें सुनकर लू बिना बहस किए सूनयान का प्लेट अपने पास खींच लेता है। वह स्टेक को छोटे पीसेस में काटता है और सूनयान से मुंह खोलने को कहकर खुद उसे खिलाता है। इसके बाद लू सबके सामने कहता है कि उसकी वाइफ को नाइफ एंड फोर्क जैसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। घर पर खाना वही बनाता है और बाहर शेफ स्टेक काटकर उसके सामने रख सकता है। इसलिए जूनियन को किसी के बनाए एटिकेट रूल्स के अनुसार खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लू को अपने हाथ से जूनियन को खिलाते देखकर गेस्ट हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि लू जैसा आदमी अपनी वाइफ की पर्सनली सर्विस कर रहा है, इसलिए यही असली लग्जरी वाइफ ट्रीटमेंट है। कुछ लोग कुयो फे की तरफ देखकर कहते हैं कि जिन्हें यह ट्रीटमेंट नहीं मिला वे केवल दूर से देखकर जल सकते हैं। थोड़ी देर बाद डांस शुरू होता है। चाओ फे की फ्रेंड्स उसे उकसाती हैं कि अगर वह और लू सच में चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं तो उसे लू को डांस के लिए इनवाइट करना चाहिए। चाओ फे कहती है कि लू की फिजिकल कांटेक्ट प्रॉब्लम के कारण वह किसी महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता और कभी डांस नहीं करता। वह कहती है कि लू बचपन से किसी महिला को टच नहीं कर सकता, इसलिए वह कभी डांस नहीं करता। लेकिन उसकी बात पूरी होते होते लू सूनयन को डांस फ्लोर पर ले जाता है। यह देखकर बाकी गेस्ट्स कुयो फे से पूछते हैं कि अगर लू किसी वुमन को छू नहीं सकता तो अपनी वाइफ के साथ इतना क्लोज होकर क्या कर रहा है। जूनियन धीरे से लू को बताती है कि उसे डांस करना नहीं आता। लू उसे चिंता न करने और केवल उसके स्टेप्स फॉलो करने को कहता है। डांस करते समय जूनियन गलती से उसके पैर पर चढ़ जाती है और तुरंत माफ़ी मांगती है। लू पूछता है कि क्या उसे चोट लगी। शूनियन कहती है कि उसने तो लू के पैर पर कदम रखा है। लू हंसकर जवाब देता है कि अगर इससे उसे आसानी होती है तो वो उसके पैरों पर खड़ी होकर भी डांस कर सकती है। चाओफे लोनो को करीब देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। डांस खत्म होने के बाद वो लू को अगले सॉन्ग के लिए इनवाइट करती है। उसने खास तौर पर लॉन्ग ग्लव्स पहने हैं ताकि उसकी स्किन लू को टच ना करे, लेकिन लू उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय कहता है कि उसकी वाइफ थक गई है, इसलिए वो उसे घर ले जा रहा है। शूनियन तुरंत कहती है कि वो थकी नहीं है। लू उसे याद दिलाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए और उसे आराम की ज़रूरत है। वो शूनियन को अपने साथ लेकर रिसेप्शन से चला जाता है। चाओ फे पीछे खड़ी होकर मन ही मन शूनियन को धमकी देती है। उसे लगता है कि शूनियन ने लू को उससे छीन लिया है, इसलिए वो उससे इसकी डबल कीमत वसूल करेगी। कुछ समय बाद मैंशन में हाउस स्टाफ बताता है कि लू की केयर के कारण जूनियन का चेहरा पहले से काफ़ी हेल्दी लगने लगा है। उसकी मॉर्निंग सिकनेस भी कम हो गई है। उस दिन लू को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जल्दी कंपनी पहुंचना है। वह जूनियन से कहता है कि उसे पहले निकलना होगा और वो बाद में खुद ऑफिस आ जाए। साथ ही वो उसे रास्ते में सावधान रहने के लिए कहता है। जूनियन मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो कोई बच्ची नहीं है और अकेले कंपनी पहुंच सकती है। जाने से पहले लू उसे बताता है कि उसने शुएन का शैम्पू बदलकर यलंग यलंग सेंट वाला शैम्पू रख दिया है। नया शैम्पू यलंग यलंग सेंट वाला है। वो कहता है कि उसने इसे कैजुअली चुना था, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और शूनियन पर सूट करती है। शूनियन उसकी केयर देखकर खुश होती है। लू कहता है कि मीटिंग खत्म होते ही वो उससे मिलने आएगा और फिर कंपनी के लिए निकल जाता है। लू के पहले निकलने का फ़ायदा उठाकर चियाओ फे अपनी नई चाल शुरू करती है। वो पहले से तैयार लोगों को शूनियन के रास्ते में भेजती है और उसे पकड़कर अपने पास लाने का आदेश देती है। चियाओ फे को लगता है कि आज शूनियन के साथ लू मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के बिना कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। कंपनी पहुंचने के बाद भी लू का ध्यान शूनियन पर ही रहता है। मीटिंग शुरू होने से पहले वो अपने स्टाफ को आदेश देता है कि मैडम जैसे ही ऑफिस पहुंचे उसे तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। स्टाफ भरोसा देता है कि शूनियन के आते ही लू को खबर कर दी जाएगी। इसके बाद लू अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चला जाता है। शूनियन कंपनी पहुंचती है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले ही चाओ फे के आदमी उसे पकड़कर अंडरग्राउंड एरिया में ले जाते हैं।
चाओफे को सामने देखकर शूनियान पूछती है कि वो उसके साथ क्या करना चाहती है। शूनियान उन्हें चेतावनी देती है कि वो लू चेनशाओ के बच्चे की मां बनने वाली है। अगर उसे या बच्चे को कुछ हुआ तो लू किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन चाओफे कहती है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सूनियान के गर्भ में किसका बच्चा है। आज वह जितना चाहे चिल्ला सकती है, लेकिन वहां कोई उसे बचाने नहीं आएगा। चाओफे उसे याद दिलाती है कि केवल कुछ दिन लू के साथ रहने से वह खुद को असली मिसेस लू समझने की गलती ना करे। उसके हिसाब से लू को सूनियन से कोई प्यार नहीं है, वह केवल उसके गर्भ में मौजूद एयर चाहता है। बच्चा जन्म लेने के बाद सूनियन को लू के साथ रहने का सपना छोड़ना होगा। इसके बाद चाओफे उसके सामने एक अग्रीमेंट रखती है। सूनियन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद साफ कहती है कि वह उस पर साइन नहीं करेगी। चाओफे को पहले से अंदाजा था कि वो आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वह सूनियन को ग्रैंडमा की एक सीक्रेटली ली गई फोटो दिखाती है। सूनियन घबराकर पूछती है कि उसने ग्रैंडमा के साथ क्या किया है। चाओफे कहती है कि उसने अभी केवल फोटो ली है, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत लोग आते जाते हैं। अगर किसी केयर गिवर से गलती से ग्रैंडमा को रॉन्ग मेडिसिन दे दी गई तो उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। ग्रैंडमा की जान को थ्रेट होते देखकर जूनियन उससे पूछती है कि वह इतना नीचे कैसे गिर सकती है। चाओफे दोबारा अग्रीमेंट सामने रखकर कहती है कि जूनियन को केवल साइन करना है, इस बच्चे को जन्म नहीं देना और चुपचाप लू को छोड़कर चले जाना है। बदले में चाओ फैमिली ग्रैंडमा के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और शूनियन को 2 मिलियन भी दिए जाएंगे। लेकिन शूनियन अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। चाओफे आखिरी बार धमकी देती है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो उसके साथ फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा। उसके आदमी शूनियन की तरफ बढ़ते हैं। शूनियन किसी तरह उनके बीच से निकलकर भाग जाती है। चाओफे तुरंत अपने लोगों को उसे रोकने का आदेश देती है। शूनियन अंडरग्राउंड एरिया में छिपने के लिए जगह ढूंढती है। उसके मन में केवल एक बात होती है कि वह किसी भी हालत में उन्हें अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। उधर लू की मीटिंग चल रही होती है। क्वार्टरली मार्केट शेयर फोरकास्ट से जुड़ी रिपोर्ट पूरी की जाती है, लेकिन लू को अभी तक शूनियन के ऑफिस पहुंचने की खबर नहीं मिली होती। असिस्टेंट लिन अंदर आकर बताता है कि शूनियन न तो अपने प्राइवेट ऑफिस में है और न ही डिजाइन डिपार्टमेंट में दिखाई दी। ये सुनते ही लू मीटिंग सस्पेंड कर देता है। पूरी कंपनी में शूनियन की सर्च शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद असिस्टेंट बताता है कि ऑफिस फ्लोर्स और बाकी एरियाज चेक किए जा चुके हैं, केवल अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की जांच बाकी है। लू तुरंत लोगों को अंडरग्राउंड पार्किंग में भेजता है। वह आदेश देता है कि वहां का कोई भी कॉर्नर छोड़ा ना जाए और शूनियन को जितनी जल्दी हो सके ढूंढा जाए। अंडरग्राउंड एरिया में छिपी शूनियन डरते हुए लू चेनशाओ को पुकारती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद लू उसकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाएगा, लेकिन लू से पहले चाओफे उसे ढूंढ लेती है। वह शूनियन को देखकर कहती है कि आखिर वह यहीं छिपी हुई थी। चाओफे उसे आखिरी बार अपनी बात मानने का मौका देती है। जब शूनियन फिर तैयार नहीं होती तो वह कहती है कि अब उसकी जिद के लिए उसे फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह अपने साथ मौजूद दोनों आदमियों को शूनियन को पकड़ने का आदेश देती है। वे शूनियन की तरफ बढ़ते हैं और वह मदद के लिए लू को पुकारती रहती है। लू, असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्टाफ अंडरग्राउंड एरिया में शूनियन को खोजते हुए उसका नाम पुकार रहे होते हैं। उसी दौरान उनकी नज़र 2 सस्पिशियस आदमियों पर पड़ती है। उनसे वहां आने का कारण पूछा जाता है। दोनों खुद को बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बताते हैं। उनका दावा होता है कि उन्हें फायर एस्केप में पड़ा डैबरी साफ करने के लिए भेजा गया है। उनके आइडेंटिटी सीरियल नंबर्स तक चेक किए जाते हैं और वे रिकॉर्ड से मैच करते दिखाई देते हैं, इसलिए पहली नज़र में उनका झूठ पकड़ में नहीं आता। वे मन ही मन खुश होते हैं कि उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी और लू के लोगों को शक नहीं हुआ। लेकिन लू वहां मौजूद एक हल्की सी सेंट पहचान लेता है। उसे सुबह शूनियन से हुई बात याद आती। उसने ही जूनियन का शैम्पू बदलकर इलांग इलांग सेंट वाला किया था। वही खुशबू लू को उस जगह तक ले जाती है जहां जूनियन को छिपा कर रखा गया है। वह तुरंत वहां पहुंचकर उसे बचाता है। जूनियन अपने सामने लू को देखकर उसका नाम पुकारती है। लू उसे संभालते हुए माफी मांगता है कि वह देर से पहुंचा। उसे राहत होती है कि आखिर उसने जूनियन को ढूंढ लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। सूनियन को वापस मैंशन लाकर लू फैमिली के प्राइवेट डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया जाता है। सूनियन को होश आने पर लू तुरंत उसके पास पहुंचता है। डॉक्टर बता चुका होता है कि शूनियन और बेबी दोनों सुरक्षित हैं, उन्हें कोई सीरियस हार्म नहीं हुआ, लेकिन शूनियन को बहुत बड़ा शॉक लगा है, इसलिए उसे आराम करने की ज़रूरत है। लू उसकी हालत देखकर स्वीकार करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतना नहीं डरा। उसे कुछ समय के लिए सच में लगा था कि वो शूनियन और अपने बच्चे को खो सकता है।
वो फैसला करता है कि अब सूनियन जहाँ भी जाएगी वो उसके साथ जाएगा। वो उसे दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सूनियन उसकी बात सुनकर पूछती है कि अगर वो पूरा दिन उसके पीछे घूमता रहा तो कंपनी कौन संभालेगा। लू जवाब देता है कि कंपनी और पैसा दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर शूनियन को कुछ हो गया तो उसके लिए बाकी सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी दौरान सूनियन की एक्सीडेंट वाली खबर सुनकर दोनों ग्रैंड मदर्स वहां पहुंच जाती हैं। वे सबसे पहले सूनियन से पूछती हैं है कि उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। सूनियन उन्हें शांत करने के लिए कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद लू को डांट पड़ती है कि उसकी अपनी कंपनी में उसके इतने स्टाफ के बीच सूनियन के साथ ऐसी घटना कैसे हो गई। वो एक व्यक्ति की सेफ्टी तक नहीं देख पाया। लू अपनी नेग्लिजेंस स्वीकार करता है। ग्रैंड मदर्स कहती हैं कि अगर सूनियन या बच्चे को कुछ हो जाता तो वे उसे कभी माफ़ नहीं करती। अब सवाल उठता है कि लू फैमिली की डॉटर इन लॉ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की। लू बताता है कि उसने सू नियन से पूछताछ कर ली है और अपने लोगों से भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इस किडनैपिंग के पीछे चियाओ फे का हाथ है। सबको इस बात पर हैरानी होती है क्योंकि चियाओ फैमिली के लू फैमिली के साथ पुराने संबंध है, लेकिन लू के लिए अब पुराना रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता। वो कहता है कि अगर चियाओ फे अपनी फैमिली को ख़त्म करवाना चाहती है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। 3 दिन बाद चियाओ फे को ओल्ड मैडम लू के नाम से मेंशन बुलाया जाता है। वो बहुत खुश होती है। उसे गलतफहमी होती है कि शायद लू ने आखिरकार सू नियन को छोड़कर उससे एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया है। चियाओ फे ओल्ड मैडम के लिए विदेश से हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर आती है। वो प्यार से उन्हें आंटी कहकर पूछती है कि उन्होंने उसे किस काम से बुलाया है। लू सीधे किडनैपिंग की बात शुरू करता है। वो बताता है कि 3 दिन पहले किसी ने लू ग्रुप के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया से उसकी वाइफ को किडनैप किया था। चियाओ फे नकली हैरानी दिखाते हुए पूछती है कि क्या शूनियन को सच में किडनैप किया गया था। लू की नज़र अपने ऊपर देखकर वह घबराती है और पूछती है कि कहीं उसे उस पर शक तो नहीं है। तभी शूनियन सामने आकर चियाओ फे को याद दिलाती है कि उसने ग्रैंडमा की फ़ोटो दिखाकर उसे किस तरह थ्रेटन किया था। चियाओ फे तुरंत शूनियन पर झूठ बोलकर उसे फ्रेम करने का आरोप लगा देती है। सूनियन की ग्रैंडमा उसका बचाव करते हुए कहती हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला। वो चाओफे को डांटती हैं कि एक रिच फैमिली की बेटी होकर उसने एक प्रेग्नेंट वुमन और बीमार ओल्ड लेडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो पूछती हैं कि क्या उसके अंदर ज़रा भी कॉन्शियस नहीं है। चाओफे अब भी अपनी गलती मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि केवल बोल देने से कोई आरोप सच नहीं हो जाता और अगर उनके पास एविडेंस है तो सामने रखा जाए। लू के इशारे पर असिस्टेंट लिन सारे प्रूफ सामने रख देता है। वो बताता है कि चाओफे द्वारा ब्राइब किए गए दोनों फेक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वर्कर्स अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं। काम पूरा होने के बाद चाओफे ने उन्हें 1 लाख देने का वादा किया था। इसके बाद उसके बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। उन लोगों के साथ मीटिंग और अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में क्यों फे के भेजे हुए लोग ग्रैंडमा की सीक्रेटली फ़ोटोज़ लेते दिखाई देते हैं। इतना एविडेंस सामने आने के बाद क्यो फे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। ओल्ड मैडम कहती हैं कि उन्होंने कुयो फे को बचपन से बड़ा होते देखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुयो फैमिली की बेटी इतनी डेंजरस हरकत कर सकती है। कुयो फे अपनी गलती को प्यार का नाम देकर बचने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वह केवल लू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसी कारण कुछ समय के लिए सही गलत समझ नहीं पाई। लेकिन लू उसकी सफाई स्वीकार नहीं करता। वह चाओफे को अपनी पुरानी वार्निंग याद दिलाता है। उसने पहले ही कहा था कि अगर चाओफे ने सूनियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह चाओ फैमिली को बीजिंग से गायब कर देगा। अब लू उसी वार्निंग को पूरा करने का फैसला सुनाता है। इसके बाद वह असिस्टेंट लिन को पुलिस बुलाकर चाओफे को ले जाने का आदेश देता है। चाओफे की सारी प्लान्स उसी के सामने खत्म हो जाती हैं। समय गुजरने के साथ सूनियन की डिलीवरी का समय करीब आ जाता है। वह और लू अपने आने वाले बच्चे का नाम सोच रहे होते हैं। सूनियन एक नाम को लेकर कहती है कि वह अच्छा ज़रूर है, लेकिन उसमें स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चा जब इसे लिखना सीखेगा तो शायद रोने लगेगा। लू उसकी बात सुनकर कहता है कि वह अभी से बच्चे की इतनी छोटी परेशानी के बारे में भी सोच रही है। इसी दौरान लू अपना कान या हाथ सूनियन के पेट के पास रखकर बेबी की मूवमेंट महसूस करने की कोशिश करता है। अचानक सूनियन बताती है कि बेबी ने अभी उसे किक किया है। वह लू को छेड़ते हुए कहती है कि शायद बेबी को उसके ठंडे हाथ पसंद नहीं आए। दोनों इस बात पर खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल शूनियन के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। लू घबराकर पूछता है कि क्या उसे डिलीवरी पेन हो रहा है। शूनियन की हालत देखकर वह तुरंत असिस्टेंट लिन को एम्बुलेंस बुलाने का आदेश देता है।
हॉस्पिटल ले जाते समय लू शूनियन का हाथ थामकर कहता है कि वह पूरे प्रोसेस में उसके साथ रहेगा, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। डिलीवरी रूम के बाहर लू उसे उसकी मेहनत और दर्द के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि पहले उसे लगता था कि उसकी फिजिकल कांटेक्ट कंडीशन के कारण कोई भी महिला उसके करीब नहीं आ पाएगी। उसने कभी अपने बच्चे या कंप्लीट फैमिली की उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन सू नियन ने उसे पत्नी, बच्चा और परिवार सब कुछ दे दिया। लू के लिए ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सू नियन जवाब देती है कि केवल उसी ने लू को फैमिली नहीं दी, लू ने भी उसे पहले एक सुरक्षित और कंप्लीट फैमिली दी थी। इसलिए दोनों एक दूसरे के एहसानमंद नहीं बल्कि बराबर हैं। इसके बाद सू नियन को डिलीवरी के लिए अंदर ले जाया जाता है। बाहर दोनों ग्रैंड मदर्स बेबी और सू नियन के पास पहले जाने की बात पर बहस करने लगती हैं। एक खुद को बेबी की ग्रैंड मदर बताती है तो दूसरी याद दिलाती है कि वो सू नियन की ग्रैंड माँ भी है और उसका अधिकार भी कम नहीं है। बेबी के सुरक्षित जन्म के बाद पूरा परिवार खुशी से एक साथ इकट्ठा होता है। दोनों ग्रैंड मदर्स बच्चे को गोद लेने के लिए इतनी ईगर होती हैं कि लू को फादर होने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लू मजाक में कहता है कि उसने पहले ही कहा था, इस फैमिली में बेबी को होल्ड करने के लिए उसके फादर को भी लाइन में लगना पड़ेगा। इसके बाद सभी पहली बड़ी फैमिली फोटो लेने का फैसला करते हैं। सू नियन, लू, उनका न्यू बॉर्न बेबी, दोनों ग्रैंड मदर्स और बाकी फैमिली मेंबर्स एक साथ कैमरा के सामने आते हैं। सबको जल्दी अपनी जगह लेकर तैयार होने के लिए कहा जाता है। पूरा परिवार अपनी जगह लेकर कैमरा के सामने पहली बड़ी फैमिली फोटो के लिए तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।